हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW ओनली IAS। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। और क्योंकि आज सुमित सर ये सेशन किस वजह से नहीं ले पाए, वो कहीं फंस गए, तो उनकी वजह ये सेशन आज मैं लूँगा। मंडे से फिर वो इसे कंटिन्यू करेंगे। आज प्रोमिनेंटली हम अपनी डिस्कशन में दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक वुमेन इन पुलिस फोर्स, ठीक है, और वुमेन रिजर्वेशन के बारे में जानेंगे, क्या चीज़ें हैं, क्या उसके डायमेंशंस हैं। और दूसरा जो हमारा फार्म मॉडर्नाइजेशन है और उसके लिए जो MS स्वामीनाथन का रोल था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ, इंडियन फार्मिंग सेक्टर में क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हुए। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंस में डायरेक्टली आते हैं और काफ़ी रिपीटेड टॉपिक्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसकी डिटेल्स थॉरोली। तो वो इस दो आर्टिकल साथ हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है आप इसको ध्यान से सुने और ध्यान से डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल MS स्वामीनाथन और ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर। MS स्वामीनाथन कौन है? पहली बात तो ये जनक है इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के। इन्होंने शुरुआत की और स्टैब्लिश किया पूरी की पूरी ग्रीन रेवोल्यूशन को। और इनकी मृत्यु हाल में हुई, तो हमें पता है काफ़ी न्यूज़ में रहा ये टॉपिक भी। और इनका जो रोल है इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया की जो आज हम सोसाइटी देख रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा है। सोसाइटल, इकोनॉमिकल, दोनों जो एरियाज़ हैं वो हम आज समझेंगे। पहली बात कि भाई ये टॉपिक किस चीज़ को लेकर इंपॉर्टेंट है। एक पेपर 3 में आपके सीधा मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स पे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इकोनॉमी में भी हम, एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है तो उस पर भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं और अक्सर आए भी हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इस हिसाब से आप पढ़िए। सबसे पहले आर्टिकल बात करता है MS स्वामीनाथन की। तो कौन है वो? हमें पता है, फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ, पोस्ट 1947, इंडिया वाज अ शिप टू माउथ कंट्री। व्हाट इज़ अ शिप टू माउथ कंट्री? यानी भारत में अनाज की इतनी कमी हुआ करती थी कि इंडिया या तो अमेरिका से या फिर रशिया से या बाकी यूरोपियन कंट्री से अनाज मंगवाता था, चाहे वो गेहूं या चावल हो, और तब जाके वो शिप्स हमारे हार्बर पे लगते थे, उनसे लोगों को खाना मिलता था, वही खा के वो जी पाते थे। यानी आज जो सिचुएशन सूडान या सोमालिया की है, कुछ वैसे ही सिचुएशन इंडिया की थी। इंडिया फ्रॉम शिप टू माउथ, जो आज एक फूड सरप्लस कंट्री बन चुकी है, जिसके पास जितना खा सकते हैं उससे ज़्यादा अनाज है। तो फ्रॉम दैट टू दिस, जहाँ पर हम एक नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं फूड ग्रेन्स के, ये दिखाता है सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द रोल ऑफ MS स्वामीनाथन इन पुशिंग इंडियाज एग्रीकल्चर अहेड। हुआ ये था कि देखिए, जब आप शिप टू माउथ रहेंगे ना, जब आपका देश के पास खाने को अनाज नहीं रहेगा, तो आप कभी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रख सकते, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं रख सकते, क्योंकि जो देश आपको अनाज सप्लाई करेगा वो कहेगा एक्स करो तो एक्स करो, वाई करो तो वाई करो। इसीलिए अमेरिका अक्सर हमेशा PL 480, एक बहुत ही घटिया क्वालिटी का गेहूं इंडिया को भेजा करता था, और उसके बदले में इंडिया पे हमेशा आरोप या दबाव रहता था कि इंडिया अमेरिकन लाइन को ही टो करे, जो अमेरिका कह रहा है वैसा ही करे। तो उससे जब परेशान हो गया इंडिया, तो इंडिया ने फिर कदम उठाया ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ। और उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि कैसे इंडिया बेहतर क्रॉप्स का इस्तेमाल करे, कैसे इंडिया में पैदावार बढ़े। तो इसमें सबसे बड़ा रोल था MS स्वामीनाथन का। क्या हुआ इसके बाद? हम सबको पता है कि 1960s का दौर, जहाँ पर ये आए साइंटिस्ट थे खुद, इन्होंने कहा चलो भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कोलैबोरेशंस के साथ इंडिया में हाई यील्ड वैरायटीज़, HYV, हाई यील्ड वैरायटीज़ की पैदावार को पुश करने के लिए। तो ये एक और व्यक्ति से मिले, एक और साइंटिस्ट से मिले, नॉर्मन बोरलॉग, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। इनके साथ मिलके एक हाई यील्ड वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस इन्होंने डेवलप किया, जिससे कि जो क्रॉप, जो फसल होती थी वो दुगनी हो गई। 12 मिलियन टन से 23 मिलियन टन का जो इंडिया का प्रयास था, किसी भी तरह जो आउटपुट है वो डबल हो जाए, क्योंकि इंडिया की अचानक से ना उस टाइम में ग्रोथ भी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा हुई थी 70s 80s में। और 60s में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन ना हुआ होता तो इंडिया में ग्रेन इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती। तो ये जब हुआ तो इंडिया ने जो वैरायटी यूज़ की ना, अक्सर वो मैक्सिको में भी उसका पहले इस्तेमाल किया गया कि भाई चेक वहाँ किया गया। क्यों किया गया था ऐसा? वो इसलिए किया गया था क्योंकि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है कुछ हद तक मैक्सिको के साथ। उस तरह का क्लाइमेट भी इंडिया में इंड्यूस है, इसीलिए इंडिया में वो वैरायटी ही इस्तेमाल की गई। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और ये जो सेल्फ रिलायंस इंडिया को फूड ग्रेन्स में मिली, इसने इंडिया को न सिर्फ पहले राइस और व्हीट, उसके साथ साथ पल्सेस में भी इंडिया को पुश किया। और इंडिया आज लार्जेस्ट शुगरगन प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है दुनिया में, व्हीट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और टोटल प्रोडक्शन का 14.14% होल्ड करता है दुनिया भर में जितना प्रोड्यूस होता है व्हीट, उसमें राइस में नंबर 2 पर है। और इस तरह की जो सिचुएशन आई वो क्यों आई? क्योंकि इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की क्रॉप्स डेवलप होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि जो हम ट्रेडिशनली इस्तेमाल करते थे वही पुश करते तो हमारी ग्रोथ उतनी हो नहीं पाती। अगर हम देखें अभी जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से फूड ग्रेन्स में, तो इंडिया में 315.74 मिलियन टन्स है, जो पिछले साल की तुलना में
4.98 मिलियन टन ज़्यादा है। अभी इंडिया में इतनी ज़्यादा अनाज यानी फूड ग्रेन्स है कि हम उसको कई योजनाओं के तहत मुफ्त में भी गरीब लोगों को मुहैया कराते हैं। इसका बहुत फ़ायदा हुआ है इंडिया को, इंडिया की जो स्पेसिफिकली जो लोग हैं जो अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकते उनको। तो इंडिया में जो ये चीज़ हुई, इससे हुआ क्या, इंडिया एक तो पहले शिफ्ट टू माउथ सिचुएशन से बाहर आया, इंडिया को फ्री अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने का, प्रैक्टिस करने का मौका मिला। प्लस इसके बाद इंडिया ने, इसका एक बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया को इम्पोर्ट भी नहीं करना पड़ता, इंडिया में कॉन्फिडेंस आया और इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक्सपेंड हुआ। एग्री सेक्टर एक्सपेंड होना मतलब एग्री सेक्टर एक्सपेंड दो तरीके से हो सकता है कि किसी सेक्टर में लोगों की भागीदारी बढ़ जाए और किसी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो भारत में हमेशा से ही एग्रीकल्चर एक प्राइमरी जगह थी जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर काम करते थे। लेकिन अब उसका जब उसका यील्ड बढ़ा तो वहाँ उसका आउटपुट बढ़ गया, यानी और उपज होने लग गई, तो किसानों के पास और पैसे आने लग गए। तो उसके बाद और लोगों को काम मिलना शुरू हुआ खेतों में कि भाई हम और 4 मजदूर रख के काम करवाएंगे खेतों में, जिससे प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा। एक इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस होने लग गई, जिससे हमारे पूरे जो रूरल सेटअप है उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई। लेकिन याद रखिए, जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो लिमिटेड था नॉर्दर्न इंडिया में किसी इलाके में, मोस्टली पंजाब, हरियाणा और कुछ हद तक वेस्टर्न यूपी, ये 3 ही जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया। इसकी मुख्य वजह ये थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन पुश करने के लिए आपको पहले जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी ज़मीन की, प्लस यू नीड टू हैव वाटर फॉर इरीगेशन, और जो फार्मर्स हैं वो थोड़े से ट्रेंड और इक्विपमेंट्स और मशीनरीज भी उनके साथ होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप ग्रीन रेवोल्यूशन को पुश कर पाते। और ये सब पॉसिबल था। उस टाइम में क्लाइमेट भी थोड़ा पंजाब हरियाणा का ज़्यादा सुटेबल था उस समय एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, और इसलिए वहाँ पर इसे पुश किया गया। इसलिए हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ आया। तो नतीजा क्या हुआ, जैसा हमें पता है कि पहले प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ा, सीरियल प्रोडक्शन बढ़ा, जो हमारा नेट सोन एरिया है वो बढ़ गया। नेट सोन एरिया जहाँ पर जो हम बुआई करते हैं वो फसलों की, वो बढ़ी। प्लस 2 या 2 से अधिक क्रॉप ग्रो होनी शुरू हुई, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी यूज़ होने लग गई। तो जब धान और गेहूं बोए जाते हैं उसके बीच के समय में या तो कोई दाल या तो ज़ैद क्रॉप्स, जैसे आपने वाटरमेलन ग्रो कर लिया या कोई सब्जियां ग्रो कर ली, इस तरह 2 से भी 2+ क्रॉप्स ग्रो होनी स्टार्ट हुई। तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली एक दाल भी पैदा हो रही है या फिर एक पैदावार एक फल की भी हो रही है, किसानों के पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी, प्लस मार्केट में एक्स्ट्रा फसलें आएंगी। और क्योंकि आपकी यील्ड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इजीली उसको फिर अपने देशों में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे आपके देश में जो प्रॉब्लम है फूड सप्लाईज की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इससे होगा क्या, किसानों के पास पैसे आया। सर्वाधिक इंडिया में लोग किसान ही थे, एग्रीकल्चर में ही कार्यरत थे। तो सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि इंक्रीज फार्मर की इनकम में, और एग्रीकल्चर लेबर को भी पैसा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उनकी भी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो इनकम बढ़ी, इसका नतीजा ये हुआ, जिन इलाकों की मैंने बात की वहाँ पर अभी भी आप देखो तो जो एवरेज इनकम पर हाउस होल्ड है इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, इट इज़ फार मोर देन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि अगर हम पंजाब की बात करें सिर्फ, तो वहाँ आपको जो पर कैपिटा इनकम है 1,73,873, 1,73,873 इस साल के एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से, जो नेशनल एस्टिमेट से भी ज़्यादा है। क्यों है भाई ये? इसीलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर इतने अच्छे से वहाँ पुश हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि वो इलाका अच्छी तरीके से डेवलप हो पाया। और जब भी कोई रूरल एरिया डेवलप होता है ना, रूरल एरिया, तो उसके लिए एक नेट डिमांड जनरेट होती है। नेट डिमांड किस चीज़ की जनरेट होगी? डिमांड जनरेट होती है कि भाई अगर एग्रीकल्चर फील्ड पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो ट्रैक्टर्स चाहिए होंगे, मशीनरीज चाहिए होंगी, और जब मशीनरी चाहिए होती है उसके अलावा एग्रीकल्चर जो टूल्स हैं वो चाहिए होते हैं। इसके अलावा फार्म टूल्स चाहिए होते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें चाहिए होती हैं, मार्केटिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। जब ढेर सारा गेहूँ या टमाटर अगर आपकी उपज हो रही है तो उसको प्रोसेस करने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग के ऊपर भी फोकस होना स्टार्ट होता है। तो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स स्टैब्लिश होंगे। तो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसे? जैसे बहुत सारे टमाटर अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए एक फैक्ट्री होगी कि भाई बर्बाद ना हो जाए टमाटर, प्रोसेस करके इसका हम सॉस बना ले या केचप बना ले। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सब्जी वगैरह है जिसको आप प्रिजर्व कर सकते हो, अचार बना सकते हो, तो प्रिजर्वेटिव्स की फैक्ट्रीज लग जाती है। तो ये सब एक क्लस्टर बन जाता है जो अभी आपको मोस्टली दिखने को मिलता है पंजाब और हरियाणा के रीजन में। वो इसलिए है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पे प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होने लग गया। ये हो गई इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात। अब बातें हैं सोशल एस्पेक्ट में। एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ, बुलॉक कैपिटलिस्ट। बुलॉक कैपिटलिज्म का मतलब होता है एक नया वेल्दी फार्मर्स का ग्रुप खड़ा हुआ जिन्होंने एग्रीकल्चर पॉलिसी और इकोनॉमिक जो हमारे देश का तरीका है काम करने का उसको बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग थे जो पहले इनके पास कैपिटल नहीं था, यानी कोई व्यापारी लोग नहीं थे, किसान थे, और किसानों ने अपनी किसानी से इतना फ़ायदा उठाया कि उनको फिर
वो एक कैपिटलिस्ट बन गए, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, सरप्लस पैसा आया क्योंकि किसान थे और एग्रीकल्चर से उन्होंने बहुत पैसे कमाए, तो फिर वो वहाँ से डिमांड करने लग गए किसानों के लिए, जैसे टैक्स में रिबेट्स होना, किसानों के लिए विशेष योजनाएं होना। उनकी लॉबी भी स्ट्रांग हुई। याद रखिए पार्लियामेंट में और डेमोक्रेसी में अक्सर जो होती हैं लॉबीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए किसान लॉबी हमेशा बहुत स्ट्रांग देखी जाती थी। हाल में किसान लॉज वापस लिए गए। क्या दिखाता है कि किसानों के बीच में यूनियन इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि उसको रोक के, मतलब किसानों को आप बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए इंडिया में कोई पॉलिसी भी पास नहीं करा सकते। एक तो उनका नंबर इतना ज़्यादा है, प्लस अब जो है वो बोथ उनकी लॉबीज प्लस उनकी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी स्ट्रांग है। और इसमें बड़ा रोल है इस ब्लॉक कैपिटलिस्ट का। ब्लॉक कैपिटलिज्म जो आया इंडिया में, जहाँ 60s के बाद 1780s में जो इंडिया की सारी पॉलिसीज डिसीजन हुआ करते थे, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद अगले 3 दशकों तक, 1990 तक भी कह सकते हैं, इंडिया में जो पॉलिसी मेकिंग हुई वो मेजरली फोकस थी कि हाउ वी कैन यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। किसान और खेती के एरियाज में हम सर्वाधिक कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे हमें पॉलिसी लानी चाहिए, ये हुआ इसका एक सोशल इम्पैक्ट। पर जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, इकोनॉमिक, सोशल, और आपके लोगों की इनकम बढ़ रही है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो पैसे ज़्यादा होंगे, तो हेल्थ बेनिफिट्स वो लेने के पास, उनके पास सक्षमता ज़्यादा होगी, वो कुछ बाहर भी जाएंगे, कुछ और एरिया में डेवलपमेंट भी होगी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे? ऑब्वियसली थे। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। क्या हुआ? क्योंकि इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते थे ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी को ग्रो करने के लिए, कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की वजह से सॉइल में काफ़ी दिक्कतें आनी स्टार्ट होने लग गई। यहाँ तक कि इसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ गया और प्रोडक्शन भी अब घटने लग गया है। अगर जो हम देखें ना, अब अगर आप फर्टिलाइजर कम यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन घटने लग गया, इसलिए वो और प्रोड्यूस करते थे। देखिए कहानी ये है कि अगर एक एरिया ऑफ लैंड है, यहाँ आपने अभी 100 किलो अगर यूरिया यूज़ किया, यूरिया या फिर आपने पोटाश यूज़ किया जो आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो अगली बार आपको 105 किलो यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ लाइक हर साल आपको और भेजना पड़ता है उसके अंदर फर्टिलाइजर, क्योंकि इट्स अ केमिकल विच इज़ नॉट नेचुरल। तो जो फसल है ना उसको हर बार ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप देखते हो कहीं ज़्यादा यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड होने लग गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब के रीजन में सर्वाधिक कैंसर पाया जाता है इंडिया में। बहुत ज़्यादा कैंसर केसेस है। यहाँ तक कि एक ट्रेन चलती है जो राजस्थान जाती है पंजाब से, उसे कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं, क्योंकि इतने पेशेंट वहाँ से पंजाब से जाते हैं राजस्थान। क्यों हुआ? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा वहाँ जो पोल्यूशन था, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्योंकि ये जो फसलें बोई गई, ये जो पेस्टिसाइड बोए गए, ये वाटर सोर्स के आसपास भी गए और इन्होंने पानी के सोर्सेज को भी बर्बाद कर दिया। जो ग्राउंड वाटर था वो डिप्लीट हो गया, कम हो गया, क्योंकि सारे आपने मोटर लगा के और पंपिंग सेट्स लगा के सब सारा पानी पंप आउट कर लिया, और जो पोल्यूशन है वो पानी तक पहुंच गया। इससे वहाँ कैंसरस एलिमेंट ज़्यादा, कार्सोजेनिक एलिमेंट उन्हें कहते हैं, वो ज़्यादा फैल गए ज़मीन में, फसलों में, और लोगों की जान भी जाने लग गई। बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंसर वहाँ फैला। जो एक चीज़ होती है बायोडाइवर्सिटी, देखिए जब भी कोई एक देसी फसल होती है ना, तो उसके अंदर एक खास बात ये होती है कि वो फसल हमेशा वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को झेल सकती है, वो ड्राउट रेसिस्टेंट होती है। जैसे गाय की हम बात कर ले तो इंडियन काउज और मिल्च काउज, यानी ऐसी गाय है देसी गाय की, इनको अगर आप गर्मी भी है, सर्दी भी है, कुछ भी चारा मेला खा के जी लेंगे। जो विदेशी जर्सी गाय आती हैं उनको अगर आपने कूलर नहीं दिया, पंखे नहीं दिया, तो भाई वो मर जाएंगी। उसी तरह से जो फसलें हैं इंडिया में, जो देसी फसलें हैं, वो कुछ बाढ़ को भी झेल लेती थी, कुछ पेस्टिसाइड अटैक्स को भी झेल लेती थी। उनका आउटपुट कम था, जैसे इंडियन गायों का भी कम होता है, उसी तरह फसलों में आउटपुट कम था, लेकिन इनकी क्षमता ज़्यादा थी झेलने की। प्लस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। डाइवर्सिटी मतलब कई सारी क्रॉप्स हुआ करती थी, लेकिन हुआ ये, जो उस जगह ज़्यादा होगी किसान उसको पुश करेंगे, उनको ग्रो करेंगे। लेकिन हुआ ये नतीजा कि क्योंकि धान और गेहूं की फसलें ज़्यादा थी, उन पे पैसे भी ज़्यादा मिलते थे, तो मोनो क्रॉपिंग स्टार्ट हो गई कि हम केवल यही क्रॉप ग्रो करेंगे। उससे कई ऐसी क्रॉप्स जो वहाँ की इन्वायरमेंट के लिए अच्छी थी, जो वहाँ के लिए वैरायटी के लिए अच्छी थी, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बढ़ाती थी, उसका लॉस हो गया। प्लस जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गया, क्योंकि आपने पूरी की पूरी हाइब्रिड वैरायटी लगाई हुई है, तो अगर एक भी अटैक होता है, कोई कोई अगर जैसे कोई खरपतवार ऐसी उग गई, या लॉकस्ट अटैक जैसे होता है, कोई अगर कीड़ों का अटैक ऐसा हुआ, क्योंकि ये वैरायटी असल में इज़ नॉट नेचुरल टू दैट प्लेस, तो बाहर का कोई भी अगर आक्रमण होता है कीड़ों का या किसी भी तरह का, कोई अगर बीमारियां फैलती हैं, तो पूरी की पूरी क्रॉप का नाश हो जाता है। और वो जो डाइवर्सिटी नॉर्मली आपको बचाती थी आपकी फसलों को, वो भी वहाँ पे नहीं है। इस वजह से ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, एनवायरमेंटल प्लस हेल्थ वाइज। तो ये बायोडाइवर्सिटी का घटना, पेस्ट और डिजीज़ को लेकर और वल्नरेबल हो जाना, और इसका ट्रांसफ़र लोगों में हो जाना, जो वहाँ की जनता है, ये इसको बनाती है काफ़ी एक खतरे का सबब।
ये तो हमने देख लिया भाई इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम में क्या चैलेंजेस है। अब इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हुए इसके बाद, सबसे बड़ा डेट ट्रैप। किसान, बड़े किसानों ने ग्रो किया, फिर मझले और छोटे किसानों में दिक्कत ये आ गई कि उनको और ज़्यादा इनपुट कॉस्ट उनका बढ़ गया, क्योंकि बड़े किसानों के पास तो पैसे थे, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि हर चीज़ के दाम बढ़ने लग गए। अब आपको खाद ही डालने की, सामने वाला किसान खाद लगा रहा है, फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे हैं, मशीनरी और इक्विपमेंट बहुत महंगे हैं, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको डेट लेना है, अब उनको कर्ज लेना है। कर्ज मिलेगा कहाँ, बैंक तो देता नहीं था पहले, बैंक तो थे ही नहीं फॉर्मलाइज्ड। तो अब जो है गए मनी लैंडर्स के पास, वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे में, ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो नतीजा ये हुआ कि ऑलमोस्ट हर किसान, 50% ऑफ इंडियाज़ फार्मर्स आर अंडर डेट, क्योंकि उनको लोन लेके कहीं से पैसे लेके बुआई करनी है, क्योंकि फसलें अब खरीदनी पड़ेगी। मतलब नॉर्मली क्या होता था, किसान जो बोता था धान की फसल या गेहूं की फसल, उसमें से कुछ धान या गेहूं की फसलें वो रख लेते थे एज बीज अगले सीजन के लिए। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती है उनमें हर साल नए बीज खरीद के लगाने पड़ते हैं कई जगह। तो जब आप ऐसा करोगे भाई, तो फिर आपको इस साल तो आपने धान बेचा या गेहूं बेचा, उससे आपको फसल मिली, पैसे में कमाई की, लेकिन फिर वो खर्च हो जाते हैं। तो अगले साल आपको फिर वो बीज खरीदने हो सकते हैं, दाम बढ़ गए हों, तो वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए भी लोन चाहिए, पैसे चाहिए। फिर जब फसल उगेगी, जब पैसे होंगे, तब आप वापस चुकाओगे। बैंक में सुविधा तो ऐसी शॉर्ट टर्म वाली थी नहीं उस समय में। तो मैक्सिमम फार्मर्स आर अंडर डेट, प्लस ऑफन वो लोग अल्टरनेटिव ढूंढते थे कि भाई किसान और खेती के अलावा और क्या कर सकते हैं। कई लोगों ने सुसाइड भी किए, लगातार हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र प्राइम एग्जांपल है, बहुत से लोगों ने सुसाइड किए। प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया है कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से कि आपको सब कुछ बाहर से ही मंगवाना है, तो कुछ देसी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, तो बहुत महंगा हो गया इसको ग्रो करना। रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ गई है, क्योंकि आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ ये हुआ नहीं ईस्टर्न यूपी में, और केवल पंजाब हरियाणा में सीमित रहा। तो आपका माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। बड़े फार्मर्स ज़्यादा पावरफुल हो गए, छोटे फार्मर को कुछ नहीं मिला और वो कम्पीट नहीं कर पाए बड़े फार्मरों से, तो या तो उन्होंने ज़मीनें बेच दी या वो एक मजदूर बन के रह गए। तो ये नुकसान बहुत बड़ा है। सोशल चैलेंजेस हमने पहले ही देखा, हेल्थ का बहुत बड़ा दिक्कत रहा कि मालवा रीजन को कैंसर बेल्ट कहते हैं इंडिया की। 14,000 जो डेथ्स हैं वो ऑलमोस्ट कैंसर की वजह से हैं। फार्मर सुसाइड का रेट बढ़ रहा है, और पंजाब में भी हमने देखा है ग्रो होते हुए इसका। और नतीजा ये है कि पंजाब में अब ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक जो सरप्लस इनकम है वो, और जो स्ट्रेस है वो, जो लोग स्ट्रेस में है वो भी बेचारे क्या करेंगे, तो वो ड्रग्स का सहारा लेने लगते हैं। जिनके पास सरप्लस इनकम है वो भी इसके जाल में फंस जाते हैं। एक तो पहले क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग है बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये पूरा इलाका ड्रग्स और इस स्मगलिंग के दिक्कत से भरा हुआ है। ये सारी दिक्कतें हमने डिस्कस की हेल्थ की और इन सब की। अब बात आती है क्या चैलेंजेस है आगे के लिए। सबसे पहले बात है कि लैंड होल्डिंग का साइज़ बहुत छोटा हो जा रहा है। देखिए, 2 लोगों का घर है, 2 बच्चे बड़े हुए, ज़मीन उन्होंने और छोटी छोटी बांट दी, उनके बीच में 2 हिस्से हो गए, फिर उनके बच्चे हुए और छोटी ज़मीनें हो गई, तो लैंड होल्डिंग साइज़ बहुत कम है। जो एवरेज 4.50 होना चाहिए, ये बहुत इससे कम है। तो इनमें 75% 1 हेक्टेयर से भी कम है। इतने छोटे खेतों में ना ढंग से ट्रैक्टर यूज़ हो सकते हैं, ना इक्विपमेंट, ना हाइब्रिड वैरायटी। इसलिए ज़रूरी है लैंड कंसोलिडेशन। प्लस वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। 90% जो इंडिया का पानी है वो कल्टिवेशन के लिए यूज़ होता है, और इतना पानी यूज़ होने के बाद वो भी मोस्टली ग्राउंड वाटर यूज़ करने की वजह से बहुत बुरी हालत इंडिया के ग्राउंड वाटर की हो चुकी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंडिया देता है कि भाई किसानों को इतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसका नतीजा ये होता है, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाता है। और कुछ फसलें जहां एमएसपी होती है लोग वही उगाते हैं किसान, बाकी फसलें नहीं उगाते। जैसे पंजाब हरियाणा में पानी की कमी है, फिर भी वो गेहूं और धान उगाते हैं, क्योंकि उस पर एमएसपी तगड़ी मिलती है। अब वो तैयारी नहीं है दाल की उपज के लिए, जो उनकी सॉइल के लिए भी अच्छा है। ये एक बड़ी दिक्कत है। वो उसका लीगल स्टेटस मांग रहे हैं, एक और दिक्कत ही आ गया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत नुकसान होगा, और बहुत कम तबका ही इसके थ्रू बेच पाता है एमएसपी के थ्रू अपनी फसलें। केवल 9.7% ऑफ व्हीट फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम एमएसपी। तो देखिए, एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको एमएसपी का फ़ायदा तक नहीं हो। फिर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंडिया और वल्नरेबल बन रहा है, तो ऐसे कोई पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर अगर हम अडेप्ट नहीं करें तो पानी का यूजेज बहुत ज़्यादा होगा, और इससे ग्लोबल वार्मिंग में इंडिया में और ज़्यादा गैसें उत्पन्न होंगी, और ज़्यादा नुकसान इंडिया की क्लाइमेट को होगा। इसको भी ट्रैक करना हमें ज़रूरी है। हमें ज़रूरी है कि जब हम अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन को देखें तो उसमें अब एक नया अप्रोच लेके जाएं, जिसमें हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को पुश करें। हम उस तरह के दोबारा केमिकल यूज़ करते करते, फर्टिलाइजर यूज़ करते करते प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर ही केवल फोकस नहीं रख सकते। अब हमें हो सके तो जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको पुश कर सकते हैं। जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन GR 2.0 ईस्टर्न राज्यों में बात की गई थी कि हम ईस्टर्न राज्यों में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, वहाँ हमें उसको सस्टेनेबल प्लस ऑर्गेनिक के पुश के थ्रू बनाना चाहिए। इको एग्रीकल्चर इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रीन एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करना चाहिए, और
ऐसा एग्रीकल्चर यूज़ करना चाहिए जो इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी फोकस करे, जिससे हम जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके बेहतर आउटपुट ले पाए अपनी खेती में। प्लस प्रोडक्टिविटी बढ़ाना कहाँ, ड्राई फार्मिंग एरियाज में जहाँ पर पानी का कम इस्तेमाल हो, वो फसलें जो कम पानी का इस्तेमाल करके बेहतर उत्पाद दे पाएँ। हमें नेचुरल प्रैक्टिसेस जैसे एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस जैसे नेचुरल फार्मिंग, वही बात है, अगर आप इस तरह की ना, इसे कहते हैं रो और लाइन वाली फार्मिंग, इसमें आप अलग अलग क्यारियों में अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं और जो बीच में स्पेस बच रहा है इनमें पानी जाता है। स्प्रिंकलर बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा, इससे इनपुट कॉस्ट घटेगी, इनकम बढ़ेगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तो एक बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, इसका और प्रभाव अलग अलग एरियाज में होता है, जेंडर इक्वालिटी का बढ़ना, सस्टेनेबल प्रोडक्शन बढ़ना, कंजम्पशन पैटर्न्स बढ़ना, ये तरीके हैं फार्मिंग को ग्रो कराने के अब जो हम आगे देख रहे हैं। फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग, हमने बोला कि लैंड होल्डिंग की साइज़ बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं ऐसा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को पुश करें, जहाँ कई किसान साथ आकर एक तरह अपनी ज़मीनों को कोऑप्ट करके वहाँ पर एक फसल ग्रो करें, उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनकी लैंड होल्डिंग की साइज़ बढ़िया होगी, उनको इन्वेस्टमेंट मिल पाएगी और ग्रुप फार्मिंग की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। प्लस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यानी हम जीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जो पेस्ट रेसिस्टेंट हो, जो और ज़्यादा सूटेबल हो फार्मर्स के लिए, जिसका फ़ायदा हमें बीटी कॉटन में देखने को मिला। जहाँ इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन गिर रहा था, वो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉटन फार्मर्स में एक इंडिया पहुंच गया थैंक्स टू दिस बीटी कॉटन। इंडिया ऐसा ही पुश कर सकता है आगे भी चीज़ों को लेकर, अगर इंडिया ध्यान रखे तो जीन एड टेक्नोलॉजी एक अच्छा स्टेप हो सकता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी हम पूरी तरह इसको टेस्ट हमने नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा स्कोप है इसको इस्तेमाल करने का भविष्य में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत क्रिटिसिज्म होता है, कहा जाता है बहुत इसने बुरा प्रभाव किया कई एरियाज़ में, लेकिन उसके बावजूद एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आया इंडियन इकोनॉमी में और इंडिया को एक फूड सरप्लस, फूड सफिशिएंट कंट्री बनाया जो आज एक्सपोर्ट भी करती है चीज़ों। तो इन सब को देखते हुए फिर भी हम कह सकते हैं अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमारी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। इसलिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था जो इंडिया में उठाया गया। ये था आर्टिकल। आई होप आपको जो की पॉइंटर्स हैं वो याद रह पाए और आप उसकी लिस्टिंग करके उसको अच्छे से याद कर लें। अगला आर्टिकल बात करता है वुमेन इन पुलिस, कैसे ये पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे ज़रूरत है अब महिलाओं को पुलिस में एक बड़ा रोल निभाने की। अभी हाल ही में 33% रिजर्वेशन की बात की गई, कौन से अमेंडमेंट में, 128th अमेंडमेंट बिल जो आया उसके तहत पार्लियामेंट में 1/3 महिलाओं को जो है आरक्षण दिया गया। बात यह है ये रिजर्वेशन SC/ST कैटेगरी वुमेन्स को भी एक्सटेंड होगा, उनके अंदर भी कोटा सेट है कि 33% अगर रिजर्वेशन मिल रही है SC/STs में भी, तो उसमें भी विद इन दैट कोटा इतनी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। तो इससे होगा ये कि वुमेन जो मेंबर्स पार्लियामेंट में उनकी संख्या बढ़ेगी। अगर हम देखें तो वर्तमान में 14.4% है और अगर पहली लोकसभा की बात करें तो केवल 4.9% इंडिया में वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हुआ करती। तो एक ग्रोथ है, लेकिन ग्लोबल एवरेज देख लें क्योंकि आधी महिलाएं हैं तो कम से कम भाई 50% ना सही, एटलीस्ट 28, 30, 40% तो होना महिलाएं पार्लियामेंट में, वो भी नहीं है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण और रेवोल्यूशनरी कदम है रिजर्वेशन का जो हुआ, इससे वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा पॉलिसी मेकिंग में। और देखिए पॉलिसी मेकिंग में उनका अगर उनकी हस्तक्षेप बढ़ेगा तभी जाके ऐसी पॉलिसीज़ बनेंगी ना जो उनके लिए भी इम्प्लीमेंटेबल हो, वरना तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अभी बात यह है कि ये जब अप्लाई होगा तो ये 2034 तक होगा, क्योंकि तब तक जो है हमारा नया सेंसस हो चुका होगा और डीलिमिटेशन जो संसद और जो संसदीय क्षेत्रों को जो चेंज किया जाता है उनके स्ट्रक्चर को डीलिमिटेशन उसे कहते हैं, वो होगा, तो उसके बाद ये लागू हो पाएगा। और लेकिन हालांकि अभी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वहाँ हमें ज़रूरत है रिजर्वेशन की, इस आर्टिकल में उसके ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ किया गया है कि अक्सर राज्यों में इंडिया में जो पुलिस फोर्सेस हैं या रिजर्वेशन है वहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि 30 से लेकर 33% का आरक्षण कई राज्यों ने दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि कई राज्यों में केवल 10% है और जनरली ये जो रिक्रूटमेंट होती हैं इसके लिए पहले परमिशन ली जाती है फिर रिक्रूटमेंट की जाती है। तो वुमेन वैकेंसीज की दिक्कत ये होती है, अक्सर रिजर्वेशन होते हुए भी स्टेट उनको पहले हायर नहीं करते और वो लगातार अंडर रिप्रेजेंटेड है। कहानी है कि अगर आप जो एक पब्लिकेशन है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, इनका इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें देखना चाहिए कि कई राज्यों में रिजर्वेशन होते हुए भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है, कई राज्यों में नहीं है फिर भी उनकी संख्या थोड़ी सी बेटर है रिजर्वेशन वाले राज्यों से भी। तो कंपेयर करते हैं क्या, देखिए इंडिया में ओवरऑल जो पुलिस फोर्स की संख्या है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पहले इंडिया में ऑलमोस्ट 19 लाख पुलिसमैन थे, 19.26, अभी अराउंड 20.76 लाख पुलिसमैन है ओवरऑल, मैन प्लस वुमेन, जिसमें आप इमेजिन करेंगे भाई कुछ तो महिलाएं होंगी ना, 10 लाख
5 लाख ऐसी कुछ, लेकिन नहीं, उनकी संख्या के रिसेंट वालों में भी 2,17,000 के आसपास ही है। यानी ग्रॉस नेग्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन ये बहुत कम है। यानी अभी भी केवल 10.47% ही महिलाएं पुलिस फोर्स में कार्यरत हैं ओवरऑल देखा जाए तो। खास बात ये याद रखिए कि जो पुलिस फोर्स है वो शेड्यूल 7 के अंदर स्टेट के अंतर्गत आती है। तो और जो ये इतना कम रिप्रेजेंटेशन है टोटल स्टेट पुलिस में जो महिलाएं हैं उसका प्रभाव क्या हो सकता है ये जानते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला कुछ राज्यों में रिजर्वेशन है, कुछ में नहीं है। अब जैसे केरला, मिजोरम, गोवा की बात करें, यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी यहाँ 6 से लेकर 11% महिलाएं हैं। बिहार में 35% रिजर्वेशन है प्लस 3% फॉर बैकवर्ड कास्ट अलग से। इतना करने के बाद भी केवल 17.4% ही महिलाएं हैं पुलिस फोर्सेस में। यानी सिर्फ जो रिजर्वेशन देने से पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है, आपको और कोशिश करनी चाहिए कि महिलाएं पहले एक तो फॉर्म्स फिलअप करें, उनको उस लेवल पे लेके आएँ कि उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिले सोसाइटी में भी, प्लस उनको इंसेंटिव मिले कि पुलिस फोर्सेस वो ज्वाइन करें। चंडीगढ़ में मैक्सिमम परसेंटेज है अराउंड 22%, जम्मू कश्मीर लोएस्ट विद अराउंड 3.3%। यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हिमाचल में कोई रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी जो कांस्टेबल लेवल की वैकेंसीज होती है वहाँ 20% वुमेन भर रही हैं, उसको फिल कर रही हैं। तो इस तरह आप देख रहे हो कि लगातार कैसे डिस्पाइट ऑफ हैविंग रिजर्वेशन और नॉट हैविंग रिजर्वेशन वुमेन फेस डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, एमएचए ने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कि आपको महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा के 33% करना चाहिए, जबकि असल में बहुत ही कम है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि एक तो पहले एक परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है राज्यों के पास, और अगर ये नहीं है तो वो कभी भी आपको एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं हो पाएगी रेगुलरली कि भाई हम इतनी महिलाएं इस तरह से हायर करेंगे या इनको इतना शेयर मिलना चाहिए। और रिक्रूटमेंट रेगुलर इंटरवल पे भी नहीं होते, काफ़ी पैची तरीके से होते हैं, कुछ समय हुआ कुछ समय नहीं हुआ। तो इसलिए कभी भी महिलाओं का वो जो इतना लेवल होना चाहिए उतना पुलिस फोर्सेज में हो नहीं पाता। प्लस एक एट्रिशन रेट होती है कि कितने लोग नौकरियां छोड़ते हैं दबाव में आके या परेशान होकर या उनको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई इसीलिए, तो वो अराउंड 2.5 से लेकर 3% है। लेकिन जो साल में नई पोस्ट निकलती है केवल 1.5 से लेकर 2% निकलती हैं। और जो रियलिटी ये है कि जितना होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 4 से लेकर 5। तो 4-5 के बदले में केवल 1.5 से लेकर 2% आप एनुअली ही पोस्ट निकाल रहे हो, तो महिलाओं की संख्या उसमें ऑलरेडी कम होगी और वो और कम होती चली जाएंगी। तो पिछले 20 सालों में हमें देखा कि हमें ज़रूरत है कम से कम 10% को 30% करना चाहिए था, जो हम कर नहीं पाए। आगे हमें रिक्वायरमेंट कम से कम 30% वुमेन पुलिस फोर्स में तो होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए, पहला सवाल आपके अंदर ये आना चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर है जो अभी असल में शेड्यूल 7 के अंदर स्टेट राज्यों के अंदर आता है, वहाँ कई ऐसे क्राइम्स हैं, जैसे वुमेन ने कोई क्राइम किया, वुमेन एक्यूज है कोई, उनको अरेस्ट करना है तो वहाँ आपको महिला ही जाएंगी, महिला पुलिसमैन ही जाएंगी, और वो उनकी स्टेटमेंट भी मैंडेटरीली वही रिकॉर्ड करेंगे। तो कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ वुमेन के खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, या नॉर्मली जहाँ भी वुमेन इन्वॉल्व है तो वहाँ एज पर लीगल सिस्टम यू शुड हैव अ वुमेन ऑफिसर। और अगर आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में वुमेन है ही नहीं तो फिर ये काम ही कैसे होगा, उनके लिए न्याय ही कैसे करोगे। ऑलमोस्ट 10% टोटल क्राइम होते हैं इंडिया में वो वुमेन के खिलाफ होते हैं। 5.3% जो वुमेन अरेस्ट होती हैं वो वुमेन है। अब जो अरेस्ट हो रही हैं और जिनके खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, इन बोथ केसेस यू नीड अ वुमेन पुलिसमैन, क्योंकि एक मैन पुलिसमैन तो जा ही नहीं सकता भाई। वो कैसे ही एक महिला के साथ जो अत्याचार हुआ उसको समझ पाएगा, जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको उस लेवल तक कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेल पुलिसमैन के सामने वो बोल भी ना पाए। और जो ज़रूरत है होती है जहाँ पर एक सपोर्टिव रोल निभाने की, कोई एक्यूज नहीं, कोई अगर पीड़ित महिला है उसके लिए, तो वहाँ पर जो महिला पुलिसमैन का रोल है बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो है ही नहीं, उनकी उतनी संख्या ही नहीं है। तो कभी आप ढंग से जो इंडिया की 50% पॉपुलेशन है उसको इंडियन पुलिस केटर ही नहीं कर पाएगी। इसलिए बहुत रिक्वायरमेंट है कि महिलाओं की भर्तियाँ हो, उनको रोल मिले एज एन ऑन ऑफिशियल लेवल, कांस्टेबल लेवल, टू बी इन पुलिस फोर्स एंड प्ले अ वाइटल रोल इन इट। तो ये तो है ही। फिर लॉ एंड ऑर्डर है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जो पॉस्को है जहाँ प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की हम बात करते हैं, वहाँ पर वुमेन रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर जो है फीमेल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ थोड़ी ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, तो वहाँ भी उनके लिए रोल है। हालांकि थोड़ा सेक्सिस्ट हो गया आर्गुमेंट ये, लेकिन ये ऐसा है क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो वहाँ भी बहुत ज़रूरी है कि वुमेन कांस्टेबल या पुलिसमैन और ज़्यादा हायर किए जाएँ। और कई ऐसे एरियाज़ में ऑलरेडी जो हमारे पास कई रेपुटेड पुलिसमैन हैं जिन्होंने अपना नाम जो हिस्ट्री में नोट करवाया फॉर एज अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे हम किरण बेदी की बात कर लें, ऐसे कई नाम हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हम उनको वहाँ पर हायर करें उस लेवल पे, और उनको जो अधिकार है वो दे। तो आपको यहाँ अभी तक पता लग गया किस लेवल पे उनकी हायरिंग हो रही है, कितना उनका शेयर है ओवरऑल पुलिस फोर्स में, कितनी रिक्वायरमेंट है ये आप जान गए, क्या दिक्कतें आ रही हैं ये भी आप जान गए। अब ज़रूरत है एफर्ट लगाने की। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर क्या करेगा भाई।
तो एमएचए ने बोला कि देखिए एमएचए ना कुछ फंड देता है होम अफेयर्स की, आपको हम अगर आप अपनी पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करेंगे तो आपको फंड मिलेंगे, तो उसकी आप मॉडर्नाइजेशन के लिए कि भाई आपको नई गाड़ियाँ चाहिए, नए इक्विपमेंट चाहिए, थाने आपको मॉडर्नाइज करने। इनका कहना था कि जो पुलिस रिफॉर्म्स है वो लेके अगर पहले कोई राज्य आएगा ना तो उसके लिए हम 10 से लेके 20% का फंड रिजर्व रखते थे कि जिन्होंने जल्दी पुलिस मॉडर्नाइजेशन किया, जिनमें महिलाओं की संख्या बढ़ी, इस तरह की चीज़ें की, तो उनको हम जल्दी फंड देंगे। ये भी सुविधा दी है ताकि एक फाइनेंशियल इंसेंटिव रहे कि भाई राज्य करें मॉडर्नाइजेशन, ताकि उनको फंड भी मिलेगा सेंटर की तरफ से। प्लस अब जो है पहले वुमेन पुलिस अलग हुआ करती थी और रेगुलर पुलिस फोर्स अलग हुआ करती थी, अब दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया है, जो होना भी चाहिए था कि अगर महिला पुलिस का आप सब कुछ अलग समझोगे तो उनके बीच में कभी समानता की भावना भी नहीं आएगी और प्लस वो अपने आप को उतना एम्पावर्ड भी नहीं फील करेंगी। तो अब ये खत्म हो चुका है, इससे दोनों के बीच में इक्वालिटी आ चुकी है। आगे पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेकर एस्टैब्लिशमेंट की बात की जा रही है, लेकिन कई राज्यों ने अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड बनता है तो एक गाइडलाइन बन जाएगी, समय समय पे आपको कितनी रिक्वायरमेंट है ये पता रहेगी, रिजर्वेशन की पॉलिसीज जो भी हैं, जिस सेक्टर से लोग आपको चाहिए उसको लेकर आप अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब कोई पुलिस में भर्ती क्यों नहीं होना चाहती महिलाएं ज़्यादा, क्योंकि फैमिली क्वार्टर्स भी ढंग के हों तब ना, उनके साथ परिवार है क्या, उनके लिए फैमिली क्वार्टर्स अच्छे हैं तो वहाँ केवल 10% ही सेटिस्फेक्शन लेवल है। वुमेन डेस्क की कमी है, स्पेशल ग्रांट दिया राज्यों का वुमेन डेस्क बनाए हर पुलिस स्टेशन में, लेकिन अभी तक वो एप्लीकेबल नहीं है, होना चाहिए ज़रूर। अगर ऐसा कुछ होता है तो महिलाएं और ज़्यादा मात्रा में वहाँ जाएंगी भी, उन्हें पता भी लगेगा कि हमारी हेल्प के लिए भी कोई है, और देन और ज़्यादा लोग सोशली भी इसमें रोल लेना चाहेंगे। वुमेन पर्सनल काफ़ी नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये काम कर पाएँ, हर थाने में सुविधा होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। इसलिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एफर्ट्स लगाए जाए और ज़्यादा वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को हायर करने के लिए। तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया मॉडर्नाइजेशन प्लान में कि आप सेपरेट टॉयलेट्स बनाए वुमेन स्टाफ के लिए, जो उनके बच्चे उनके लिए क्रैश फैसिलिटीज़ हो हर पुलिस स्टेशन में, और ये सब सैंक्शन किया गया। देखिए होता ये है कि जो सोशल फैक्टर्स हैं इसकी वजह से भी कई महिलाएं जो है वो पुलिस फोर्स में आने से डरती हैं, क्योंकि उनके बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, तो उसके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। प्लस उनको लीव्स में ऐसी मिलनी चाहिए, और क्योंकि जो वर्क टाइमिंग्स होती है काफ़ी गलत होती हैं पुलिस फोर्सेस में, गलत इन द सेंस कभी भी बुला लिया जाता है, काफ़ी ओवर टाइम नहीं मिलता, कहीं भी भेज दिया जाता है। तो ये सब इंडिया में स्ट्रक्चर ऐसा है कि महिलाओं को उसको लेकर थोड़ी सी समस्या रहती है कि क्या उनके लिए सही है या नहीं, इसलिए वो अक्सर आपको देखेंगे टीचिंग या मेडिकल प्रोफेशन ज़्यादा प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि आपको टाइमिंग थोड़ी वहाँ पे स्टैब्लिश मिलती है कि इसी टाइम में आपको काम करना है। तो जो दिक्कतें जब किसी महिला के साथ है तो वहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए सुविधाएं देनी चाहिए, तभी जाकर चीज़ें सुधर पाएंगी। एक यूनिफॉर्म लॉ और एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट बोर्ड जब बनेगा, तब जो उस पर अच्छे से एक प्रावधान बना पाए, कानून बना पाए, तभी चीज़ें ढंग से समझी जा पाएंगी और तभी जाके चीज़ें इंप्लीमेंट हो पाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो एफर्ट लगाया जाए कि और ज़्यादा वुमेन एनकरेज हो ज्वाइन करने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मतलब जो पुलिस थाने हैं, जो उनके रहने के लिए क्वार्टर्स हैं, जो उनकी सुविधाएं हैं, जिस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके काम करने के लिए, उनको ढंग का बनाया जाए। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो, कम से कम टॉयलेट तो हो, अगर लंबी ड्यूरेशन को कहीं रहना पड़ जाए उनके लिए क्या सुविधाएं चाहिए वो सब है या नहीं। एक यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट पूरे देश में लागू होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कि भाई इतना तो होगा ही महिलाओं के लिए, ये तो लीव्स मिलेंगी, इतनी टाइमिंग आपको दी जाएगी। चलिए आपकी अगर कोई कंसर्न्स है हेल्थ वाइज या फैमिली वाइज, तो आपको इतना तो जो एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड है इसी में काम करना है। 8 या 9 घंटे की जो शिफ्ट होती है, हम प्रेफर करेंगे आपको डे शिफ्ट दी जाए, हम प्रेफर करेंगे आपको एक स्टेबल टाइमिंग दी जाए, देखते हुए जो केस टू केस प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए, ताकि वो और ज़्यादा एनकरेज हो पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है और बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के हिसाब से, अगर हमें एक यूनिफॉर्म सोसाइटी चाहिए तो उनका भी रोल इसमें ज़्यादा बढ़े। इसलिए एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च करनी चाहिए हर एक राज्य को कि वो और महिलाओं को हायर करें, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं। और केवल जो लेजिस्लेचर में जो काम हुआ है इससे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी जब तक पुलिस फोर्स में बदलाव नहीं आएंगे, जब तक जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ेंगी। हम नहीं कह सकते कि हम एक वुमेन फ्रेंडली सोसाइटी बना पाएंगे, कि उनके ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं उसे रोकने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो पुलिस फोर्स में उसमें उतनी महिलाएं हों जितनी ज़रूरत है। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मंडे से फिर सुमित सर को कंटिन्यू करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS। हैव अ नाइस डे।